हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द लेथ मशीन। राइट, पार्ट ऑफ द लेथ मशीन। हम पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं और वो वीडियो हमारी लाइव थी, बिल्कुल साक्षात मशीन के ऊपर खड़े होकर के मैंने एक्सप्लेन किया था। जब 2 वीडियो बन चुकी हैं तो फिर हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो बेटा बात ऐसी है कि बिल्कुल लाइव में हम स्पेयर पार्ट्स का डिटेल में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लाइव दिखा चुका हूँ आपको लेथ मशीन कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसे देखने के बाद जब ये मेरा डायग्राम आप देखोगे और ध्यान से सुनोगे तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा और कोई पार्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपके लिए अननोन रहे। हो सकता है आपने कभी लेथ मशीन भी नहीं देखी हो, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बारे में। अब मैं आराम से आपसे बात कर पा रहा हूं, वो भी डिटेल में। जब हम ऑनलाइन होते हैं बिल्कुल लेथ मशीन के सामने, तो इतनी तसल्ली से हम बात नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ मशीन होती है वहाँ और भी वर्कर भी होते हैं, लेबर भी होती है, और इतना खुल के हम बात नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मशीन तो आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी है तो देख लेना। एक हमारा मैकेनिकल का लेथ सीरियल है, उसमें देख लेना बैठ के, है ना। उसमें सर्च करेंगे आप तो मिल जाएगा लेथ मशीन, ठीक है। जो प्ले लिस्ट है हमारी खोलोगे ना, मिल जाएगा मैकेनिकल की प्ले लिस्ट में। मैकेनिकल की प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा मैकेनिकल एंड फिटर। राइट बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ लेथ मशीन के पूरे बारे में डिटेल से कहानी। ये जो लेथ मशीन है इसको हम आम भाषा में खराद मशीन भी बोलते हैं। शायद अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ, खराद मशीन भी इसे बोलते हैं। खराद मशीन ये हमारी लोकल लैंग्वेज बोलो या मदर टंग बोलो, कुछ भी बोलो, ये हमारी उस एरिया की लोकल लैंग्वेज है। खराद मशीन सर्च करोगे तो निकल तो आएगा, क्योंकि अब सब जानते हैं खराद मशीन किसे कहते हैं, ठीक है ना। खराद मशीन का मेरे को बहुत साल का एक्सपीरियंस है। जब मैं सर्विस इंजीनियर था इस मशीन का, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ सर्विस इंजीनियर। सर्विस इंजीनियर का मतलब क्या होता है कि जो मशीन जहाँ भी कहीं जाती है मैन्युफैक्चर के यहाँ से, वहाँ सर्विस इंजीनियर जाके इसके इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड ट्रेनिंग करता है। तो मुझे लेथ मशीन के बारे में काफ़ी अच्छी जो भी जानकारी है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। तो ये जो लेथ मशीन है इसके जो ये हमारे 2 बेड हैं, लेग कह लो, ये जो है ये हमारा क्या है, लेग है 2। मैं आपको बताऊं, जो पुराने ज़माने की मशीनें थीं आजकल नहीं बन रही, ये जो आप देख रहे हैं ना ये लेग, ये फैब्रिकेटेड लेग है। देखिए जानकारी ऐसी है कि हर कहीं से आपको नहीं मिल सकती, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी ड्यूटी है बताना। ये जो लेग हैं ये पहले कास्ट आयरन की होती थी, समाया। कास्ट आयरन आप जाते ही हैं, उसकी भी एक लोकल लैंग्वेज है, जिसे बोलते हैं हम लोग डेक चून, ठीक है। मोटा मोटा खुरदरा खुरदरा सा लोहा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग कास्ट आयरन। कास्ट आयरन असल में लोहे की पहली स्टेज है। पहले कास्ट आयरन ही बनता है, उसके बाद में फिर हमारी माइल्ड स्टील यानी कि एमएस बनती है। तो ये कास्ट आयरन के बेड होते थे। क्यों होते थे उसके पीछे भी रीजन है, उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट था। इन मशीनों की हमें लेवलिंग करनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि आजकल जो मशीनें आ रही हैं वो सारे बेड लेग ये फैब्रिकेटेड हैं, एंगल के और सीट के बने होते हैं। जब ये मशीनें चलती हैं तो इनमें वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग कास्ट आयरन बेड के, ठीक है। तो नेचुरली जिसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे मशीन में, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, फिनिशिंग भी बढ़िया होगी। तो कास्ट आयरन के बेड सक्षम होते हैं जर्क लेने में। जर्क मतलब वाइब्रेट नहीं होती हो, और लेबलिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इनके अंदर ऑप्शन ही नहीं होता लेबलिंग करने का। लेकिन जो आजकल की मॉडर्न मशीनें हैं जो हम लोगों ने की हैं, है ना, ये हमारे ज़माने की बातें हैं, और आपके ज़माने में तो और बढ़िया बढ़िया आएंगी।
ठीक है। उस समय पे ये फैब्रिकेटेड बेड आ चुके थे और हमने इन्हीं पे काम किया है। कहीं पे कास्ट आयरन मशीन मिली तो उसमें लेवल करने का ऑप्शन ही नहीं था। मैं आपको बता दूं, मशीन जो आजकल की लेटेस्ट मशीनें हैं उन्हें आप बिना लेवल के एक्यूरेसी नहीं ले सकते। क्लियर है। उस पर लिखा होता है, हर ऑपरेटिंग मैनुअल के अंदर पहले पेज पे लिखा होता है कि भाई मशीन की लेवलिंग पहले, वो भी फाउंडेशन बना के। 4 फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, बाकी इसके अंदर 4 ही लेवलिंग बोल्ट होते हैं। और अगर मशीन की लेंथ ज़्यादा है तो कहीं कहीं पे 5 भी होते हैं फाउंडेशन बोल्ट और ये अपना लेवलिंग बोल्ट। मैं थोड़ा गलत बोल गया, यहाँ पे 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, यानी 6 होते हैं। और कहीं कहीं पे एक एक बीच में और भी दे देते हैं अगर मशीन की बेड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है बेटे। तो बच्चों, इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसे कहते हैं बेड। बेड दिखाई नहीं दे रहा, ये थोड़ा सा बी शेप में होता है, इस तरह की बी में। ठीक है। वो जो बी शेप में होता है उसी के ऊपर ये हमारा रन करता है। ये जो दिखाई दे रहा है इस पूरे को बोलते हैं हम लोग एप्रन। और उसका ये हमारा हैंड व्हील है। हैंड व्हील से हम यहाँ से यहाँ तक लाते हैं जहाँ भी कहीं हमें ले जाना होता है। ठीक है। वो जो बेड है वह उसी के ऊपर ये हमारा एप्रन है, क्रॉस स्लाइड है, ये रन करती है। मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, किर्लोस्कर की मशीनें आजकल बंद हो गई हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर किर्लोस्कर का ही रहा है। ठीक है। किर्लोस्कर, और हम HMT भी करते थे, लेकिन बेसिकली किर्लोस्कर का एक्सपीरियंस हमारे पास ज़्यादा है। तो किर्लोस्कर की मशीन थी एक बॉम्बे लेथ, उसका नाम ही बॉम्बे लेथ था। इतनी बड़ी थी, ये एप्रन के अंदर मोटर लगी हुई थी इलेक्ट्रिक, क्योंकि हाथ से चला करके हैंड व्हील से एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाने में जो ऑपरेटर होता था उसके हाथ दर्द करने लगते थे। तो बटन दबाया, इसके साथ साथ ऑपरेटर भागता था और जहाँ भी कहीं रखना होता था रखते थे। इतने लंबे लंबे बेड हैं। अब ऐसे मशीन की जो हमें लेवलिंग करनी होती है वो इन 6 बोल्ट से पॉसिबल नहीं थी, उसकी ज़रूरत हमें पड़ी। ठीक है। तो बेटा इसमें 2 बोल्ट और एक्स्ट्रा लगाए जाते थे, 6 और 2 8। ठीक है। तो हम आपको बताएं इसकी एक्यूरेसी, ये आप ये लगा लीजिए, इतनी बढ़िया एक्यूरेसी होती थी लेथ मशीन की। हम देते थे 0.01 माइक्रोन, यानी 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी हम देते थे। ठीक है। तो 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी मशीन की इतनी गुंजाइश नहीं होती। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगर हम डायल गेज लगा के इसके ऊपर ज़ोर से घूंसा लगाएं तो 10 माइक्रोन का जो निडल वाला डायल गेज होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इतना जो निडल है ना उसकी मार पॉइंटर, वो इतना हिल जाता है 10 माइक्रोन। तो इतनी बढ़िया एक्यूरेसी होती है, लेकिन वो एक्यूरेसी हमें तभी मिलती थी जब मशीन हमारी लेवल होती थी। लेवल वाली बात किसी वीडियो में मैंने नहीं बताई है। आज मेरा मन कर गया कि भाई अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। ठीक है। अब हम और देखते हैं। अब देखिए ये जो है लगा हुआ, हम यहाँ शुरू करते हैं। कोई भी लेथ मशीन है, 3 पार्ट तो आँख मीच के कर लो, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट। और इसी को कहते हैं क्रॉस स्लाइड। ये देख रहे हैं आप, ये क्रॉस स्लाइड। और ये कंपाउंड रेस्ट है। इसके ऊपर जो हमारा टूल पोस्ट है, यहाँ से घुमा करके मैनुअली आगे पीछे कर सकते हैं। और इस हैंड व्हील से हम क्रॉस स्लाइड को लेथ मशीन के अक्रॉस आगे पीछे कर सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर जब मैनुअली हम पेपर निकालते हैं जॉब के अंदर, तब इसका इस्तेमाल होता है। हमने जिन मशीनों पर काम किया है वो मशीनें, उसके अंदर इससे पेपर नहीं निकालते थे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली पेपर अटैचमेंट लगता था ऑन रिक्वेस्ट। अगर कोई कस्टमर चाहे कि हमें पेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा के दो,
तो वो टेपर टर्निंग मशीन बेल्ट इतना इजी था यूज करना कि उसका नाम था टेलीस्कोपिक टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेलीस्कोपिक का मतलब ये था कि जो क्रॉस स्लाइड का स्क्रू होता है वो आगे पीछे हो जाता था विदाउट नट के, जब हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगाते थे और पीछे एक बार लगी रहती थी उस पर हम टेपर सेट करते थे। ठीक है, तो ऑटो फीड देने के बाद ही हमें टेपर टर्निंग अटैचमेंट मिल जाता था। उसको देखें अगर तो इस पर टेपर टर्निंग अटैचमेंट लेना इतना मुश्किल काम था। एक तो इसे हाथ से घुमाना पड़ता था, कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो फिनिशिंग नहीं आती थी। और उस टेपर टर्निंग अटैचमेंट से इतनी बढ़िया फिनिशिंग आती थी, बहुत ही गजब। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पार्ट्स तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा डीपली मैं आज बताना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जो है हमारा, देखो लिखा हुआ है इस पर फीड सेलेक्टर। हम इससे क्या करते हैं, फीड सेलेक्ट करते हैं। घबराना मत, फीड किसे कहते हैं ये देखिए। पहले यहाँ आ जाते हैं हम, ये है लीड स्क्रू और ये है फीड राड। देख रहे हैं आप, दो राड हैं इसके अंदर, नीचे वाली फीड राड, ऊपर वाली लीड स्क्रू। लीड स्क्रू जब होता है तो आप ये समझ लो जितनी भी थ्रेडिंग वगैरह होती है वो लीड स्क्रू के माध्यम से होती है। यहाँ पे हाफ नट नहीं दिखाया गया है, मैंने उन वीडियो में बता रखा है। हाफ नट दबाने से हमारी इसमें चूड़ी कटती है और जो थ्रेड कटिंग होती है, यहाँ पे एक चार्ट लगा रहता है बहुत बड़ा, उसकी सेटिंग से हम कोई भी चूड़ी, किसी भी पिच की, किसी भी टीपीआई की हम आराम से काट सकते हैं, मैट्रिक या इंच की चूड़ी। राइट बच्चों, तो अब आप आ जाइए, ये जो फीड राड है, इस फीड राड के घूमने से, इस फीड राड का जो कंट्रोल होता है वो इस लीवर से होता है, इसीलिए इसका नाम है फीड सेलेक्टर। जो भी फीड रखेंगे, फीड एक रेवोल्यूशन में जब हमारे चक्के का एक राउंड लगे तो ये हमारा टूल आगे कितना mm, कितना माइक्रो mm आगे फीड कर रहा है, उस फीड की हम बात कर रहे हैं। इसके एक चक्कर लगने पे हम, जो आरपीएम होता है ना, राउंड पर मिनट, और यहाँ पे हो जाता है रेवोल्यूशन पर रेवोल्यूशन, यानी एक राउंड में ये जो हमारा एप्रन है या हमारा टूल है या टूल पोर्ट कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया फीड सेलेक्ट कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। और ये जो है लगे हुए हैं लीवर, ये हम थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे चार्ट हमने मेंशन नहीं कर रखा है, एक चार्ट भी होता है। हर मशीन का चार्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, कहीं भी लगे होते हैं। अब आप आइए, ये दो लीवर हैं, ये हेड स्टॉक है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हेड स्टॉक, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा असल में चक। ये 4 चक हो सकता है, 3 चक हो सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं तसल्ली से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ज़रूरत है वो वीडियो को देखेगा वरना स्किप करेगा। जो इंटरेस्टेड हैं, जो जानना चाह रहे हैं डीपली, उनके मतलब की है वीडियो। ये देखिए, ये जो दो हैं, ये जा, इन्हें जाज बोलते हैं। जो हमारे मुंह होता है ये क्या है, जा है। हमारे मुंह का जा भी एक होता है मूवेबल और एक हमारा फिक्स जा होता है। अगर हम देखें तो ऊपर वाला जा हमारा फिक्स रहता है, मूव क्या करता है कि नीचे वाला जा मूव करता है। ऐसे ही इसमें जो ये जा है ये मूवेबल जा होते हैं। 3 जा चक है तो 3 जा होंगे, और 4 जा चक है तो इसमें 4 जा होते हैं, 4 जा होते हैं। और 4 जा मैक्सिमम इंडिपेंडेंट जा होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब हर जा को अलग अलग घुमा करके जॉब को होल्ड किया जाता है, और सेल्फ सेंटरिंग में सिर्फ एक को घुमाते हैं, बाकी 3 हो या 4 हो वो जा ऑटोमेटिकली जॉब को होल्ड कर लेते हैं। अब तो फिर तो वही ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, इसकी भी अपनी वैल्यू है। जो इंडिपेंडेंट चक होते हैं 3 जा या 4 जा, वो क्या करते हैं, सेल्फ सेंटरिंग होते हैं। मतलब वो ऑटोमेटिकली उन्हें सेंटर में करने की जरूरत ही नहीं है। फिर कमी क्या है, कमी है जो हमारे राउंड जॉब होते हैं,
सिलेंड्रिकल, सिर्फ उन्हीं को होल्ड कर पाते हैं हम लोग। जो स्क्वायर में है, रेक्टेंगल हैं या अदर शेप के हैं, उनको हम नहीं कर पाते। उनके लिए जो जग चक का इस्तेमाल करते हैं वो डॉग चक होते हैं, इंडिपेंडेंट फोर्जा चक होते हैं। राइट बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात पे। तो वो अलग अलग साइज के चक होते हैं, ठीक है। तो उनसे हम किसी भी शेप का जॉब बांध सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ सिलेंड्रिकल जॉब को ही होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ें। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, स्पिंडल विद चक, गुड। इन्होंने ये विद चक लिख करके यहाँ पे थोड़ा सा, ये मैंने अपने स्टूडेंट से बनवाया है। ये देखो नीचे मेरे स्टूडेंट का नाम लिख रहा है। बहुत टैलेंटेड लड़की है जिसने ये बनाया है, मैकेनिकल की है, ठीक है। तो बहुत टैलेंटेड है, उसने ये बनाया है अपने हाथ से, ठीक है। तो इसमें विद चक लिखने का मतलब है कि कंप्लीट हो गया। नहीं तो बेसिकली स्पिंडल जो होता है वो चक के इस साइड में है, हेड स्टॉक के और चक के बीच में जो आप देख रहे हैं ये कॉलर सा, ये स्पिंडल है। स्पिंडल यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। पीछे लगे रहते हैं चकनट, 2 नट रहते हैं, उससे हम इसके जो बैकलेस है स्पिंडल की वो दूर करते हैं, उससे हम एक्यूरेसी सेट करते हैं। राइट बच्चों, अब एक और रह गया हमारा लीवर। ये लीवर किस काम का है? अब इस लीवर का सुनो कहानी। ये लीवर क्या है, मशीन तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगी, रिवर्स घुमाएंगे तब घूमेगी, लेकिन मोस्टली रिवर्स नहीं, फॉरवर्ड में घुमाई जाती है। कोई भी लेथ मशीन एंटी क्लॉकवाइज फॉरवर्ड मानी जाती है और क्लॉकवाइज रिवर्स मानी जाती है। हम अगर रिवर्स घुमा करके कोई कट नहीं लगा सकते जब तक टूल हमारा इसकी बैक साइड में ना जाए जॉब की, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए सपोज हम कर रहे हैं भाई, कटिंग कर रहे हैं टूल से, और हमें तक तो हमारा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, और जो फीड है हमारी इधर आ रही है, राइट। अब फीड जब इधर आ रही है, अब हमें मान लीजिए एक कट लगाना है उस साइड में, टेल स्टॉक की साइड को जरूरत पड़ी हमारी, या थ्रेड कटिंग हो रही, कुछ भी है, मतलब जरूरत पड़ जाती है कई बार। तो वो फीड स्पेंडल की स्पीड की डायरेक्शन चेंज ना हो, सिर्फ हमारी फीड चेंज हो जाए, फीड हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ जाने लगे, ये हमारा एप्रन या टूल बोलो। तो हम यहाँ से रिवर्स फॉरवर्ड, फीड को रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, समझे बच्चों। और ये जो 2 लीवर हैं, इनसे हम ये जो हमारा चक है इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। हमें कितने आरपीएम चाहिए वो स्पीड हमें यहाँ से, आपको पता होगा, क्योंकि हाई स्पीड पे फिनिशिंग तो अच्छी आती है, लेकिन कट हम गहरा कट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हम इस पर गहरा कट नहीं लगा सकते, तो स्पीड भी हमें अलग अलग चाहिए जॉब के हिसाब से। अगर जॉब बहुत पतला है, लंबा है, तो हमें हाई स्पीड में मशीन चलानी पड़ेगी। जॉब मोटा है, कट जब ज़्यादा लगाना होता है, मान लीजिए 4 mm, 5 mm, 6 mm तक कट लग जाते हैं, जो हैवी मशीनें होती हैं, ठीक है। तो हम इसकी स्पीड को बहुत ही लो कर देते हैं, लो स्पीड हाई कट, ठीक है ना। और ये जो कट, ये चक है हमारे, इसमें मैं आपको बता दूं, मोस्टली जो हमारे चक होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। जो बड़े चकों की बात कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज तो वो स्टील के बने होते हैं, एमएस के बने होते हैं, लेकिन जो बड़े चक होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। मशीन पे लिखा भी रहता है एक पर्टिकुलर आरपीएम, कि इतने आरपीएम से ज़्यादा मशीन नहीं चलानी, पर्टिकुलर उस चक के लगाने के बाद जो कास्ट आयरन के बने होते हैं, नहीं तो उनसे एक्सीडेंट की संभावना रहती है, ठीक है। ये क्रॉस स्लाइड हो गई। जब इसे हम घुमाएंगे हैंड व्हील को, तो ये पूरा टूल पोस्ट, कंपाउंड रेट आपका आगे पीछे मशीन के क्रॉस में आगे पीछे होगा। ये आगे पीछे भी ऑटोमेटिक होता है, इसमें लगे रहते हैं लीवर, जो हम क्रॉस में फीड दे सकते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटो फीड। और ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल फीड भी दे सकते हैं इसको, वो भी ऑटो में। वो सारा
जो गियर का अटैचमेंट होता है वो इसके अंदर रहता है। ठीक है, ये कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट का मतलब क्या है, इसी के ऊपर हमारा टूल पोस्ट है। ठीक है, और इसी के ऊपर जो हमारा ये भी हमारा जो आगे पीछे से हम टेपर काटते हैं ये भी इसी के ऊपर लगा रहता है, इसलिए इसको हम कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये बोल्ट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पे हम जॉब को होल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं टूल पोस्ट। मैं एक बात और बता देता हूँ अपनी तरफ से कि जो टूल पोस्ट होता है इसे हम स्क्वायर टूल पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें किधर भी एक साथ में हम 4 टूल होल्ड कर सकते हैं, टर्निंग और क्या कहते हैं उसको, फिनिशिंग, फेसिंग या फिर, ठीक है, चारों कसम घुमा घुमा के हम ऑपरेशन कर सकते हैं। एक टूल पोस्ट आजकल बहुत आ रहा है, QCP, पहली बार नाम सुनने होंगे, घर की बात है, क्योंकि आप या तो मोस्टली मैं तो ये मान के चलता हूँ, जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये मान के चलता हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, वो अलग बात है, कोई भी देखे वीडियो है। तो QCP आपने पहली बार सुना होगा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्विक चेंज टूल पोस्ट। अब फर्क क्या है, इस टूल पोस्ट में अगर कोई टूल बांधते हैं हम किसी ऑपरेशन के लिए, तो उस टूल को हमें सेंटर करना पड़ता है जॉब के सेंटर में। थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा, फेसिंग करते समय बीच का मटेरियल नहीं कट पाएगा इसके लिए। और अगर सेंटर में नहीं है तो टूल में धड़कन भी होती है और फिनिशिंग भी नहीं आती, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, टूल टूट भी जाता है। इसको सेंटर करने में अभी क्या तरीका होता है, टूल के नीचे छोटी छोटी हम स्ट्रिप रेडी रखते हैं मशीन के ऊपर पहले से ही, वो इसके नीचे लगा के हाइट कभी ऊपर करते हैं, ज़्यादा ऊंची हो गई तो पतली पत्ती लगा के नीचे करते हैं। वो सब करने में काफ़ी टाइम ख़राब होता है। वो टाइम ख़राब ना हो उसके लिए कस्टमर ऑर्डर पे मांगता है QCP, क्विक चेंज टूल पोस्ट। वो क्या होता है, आप देखें सामने वाला हिस्सा, इसी के अंदर जॉब बनेगा, वो सॉरी टूल बनेगा। ये हिस्सा ऐसे ऐसे कई सारे होते हैं बने हुए अलग से, और यहाँ इसकी बैक साइड में जैसे हमारा ये बेड का बी बेड है, ये बी टाइप का बना हुआ है, ऐसे ही वर्टिकल एक स्लाइड होती है बनी हुई, उसमें वो आराम से लग जाता है। एक बार सेंटर हो जाता है वो जॉब, जो मतलब बंद करके जॉब, और चाहे उससे चूड़ी काटो, चाहे फेसिंग करो या टर्निंग करो। ठीक है, फिर क्या करना होता है हमें, बस एक छोटा सा लीवर होता है जैसे ये लगा हुआ है ना, इसको उतार देते हैं, वो टूल पोस्ट QCP टूल पोस्ट बोलते हैं उसको, वो यहाँ लग जाता है, इसको उतार देते हैं और सिर्फ उसमें ऐसे करके फंसाया और टाइट किया और टर्निंग शुरू। कोई ज़रूरत नहीं है उसको सेंटर करने की, तो पहले से हो रखा है। ठीक है, तो QCP आपको एक नई चीज़ मिल गई। और ये हो गया हमारा टेलीस्कोप, देखा भी होगा, जानते भी होंगे, ये लगा रहता है यहाँ पे एक डेड सेंटर। अभी इसमें जो लगा हुआ है इसे हम डेड सेंटर कहते हैं, लेकिन क्या और भी सेंटर होता है? जी हाँ, होता है। एक होता है रिवॉल्विंग सेंटर। अगर कोई जॉब हमारा इसमें फिक्स है और यहाँ रिवॉल्विंग सेंटर लगा के सेंटर टू सेंटर जब हम टर्निंग करते हैं तो हमें यहाँ रिवॉल्विंग सेंटर लगाना पड़ता है। ठीक है, और कई बार ऐसे भी जॉब आते हैं जो हमें पूरे में टर्निंग करनी होती है, जितना बड़ा जॉब होता है, अरे भाई होल्ड तो करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उसका भी इलाज है। उसके अंदर ये हमारे चक के अंदर एक टूल होल्डर लगा रहता है, टूल में उसमें होल्ड करके जॉब को फिर आप पूरा की पूरा पीस को टर्न कर सकते हैं। यहाँ रिवॉल्विंग सेंटर, ये डेड सेंटर लगा हुआ है, और ये जो लगा हुआ है ये लीवर, ये इसके अंदर भी एक स्पिंडल होता है जो आगे पीछे मूव करता है हैंड व्हील को घुमाने का। ठीक है, तो इसको जहाँ भी रखना होता है फिर इसे हम लॉक कर देते हैं। इसको लूज किए बिना, अनलॉक किए बिना इसे घुमाने से अंदर वाला स्पिंडल यानी ये हमारा डेड सेंटर नहीं मूव कर सकता। डेड सेंटर में ये टेपर में होता है,
इसको लॉक करने का जो स्पिंडल होता है वो भी आगे का हिस्सा थोड़ा सा टेपर रहता है, बाकी वो प्लेन रहता है। और अगर स्पिंडल अंदर का टेपर ना भी हो तब भी इसमें जो टेपर रहता है MT3 MT4 एज पर मशीन के साइज के साथ। बड़ी मशीन है तो उसमें टेपर ज़्यादा भी होता है ना, और कुछ मशीनों में टेपर है। MT3 MT4 का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। MT का मतलब है मोस्ट टेपर, वो डिग्री में रहता है, तो 4 क्या है, उसका डिग्री है। MT3 3 डिग्री का टेपर, MT4 4 एम का टेपर, डिग्री का टेपर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, छोटी चीज़ तो लिखाई नहीं हमने, कोई बात नहीं। ये भी एक बोल्ट रहता है, जब इसे हम टाइट करते हैं तो जो ये हमारा टेल स्टॉक है आगे की साइड को आता है, और लूज करते हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये उस साइड को जाता है। इस सेंटर को और इसके सेंटर को एडजस्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा, ये देखो ये लिखा हुआ है क्लच, तो छूट ना जाए, ये क्लच लगा हुआ है इसमें। जब हम इसे इंगेज करते हैं तो फीड हमारी चालू, चाहे लॉन्गिट्यूडनल फीड हो या हमारी क्रॉस फीड हो, तो मैं इसकी बात कर रहा था। तो इसको हाथ से आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो ये ऑटो फीड इससे लग जाएगी। ये क्लच लगा हुआ है, जब नीचे दबाएंगे तो ये इंगेज हो जाता है। ठीक है। और जब हम लूज करेंगे तो टाइट करेंगे तो इंगेज होगा, और लूज करेंगे तो डिसएंगेज हो जाता है। इसमें ये पिन लगी रहती है, देखो 2 पिन लग रही है, इसे कहते हैं हम लोग सीयर पिन, कटिंग वाली पिन। जब भी मशीन पे किसी भी तरह का अननेसेसरी लोड पड़ता है तो ये पिन कट जाती हैं, इनका घूमना नहीं रुकता, लेकिन इसके ऊपर से लोड डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये घूमती रहती है, चाहे लीड स्क्रू हो या फीड रॉड हो। इससे हमारे क्या होते हैं, लीड स्क्रू बेंड होने से बच जाते हैं, और ये हमारी जो फीड रॉड है ये भी हमारी सेफ रहती है। थोड़ा और बता दूं, इसमें दिखाया नहीं है हमने, यहाँ पे दोनों में थ्रस्ट बेयरिंग लगे रहते हैं। थ्रस्ट बेयरिंग भी आपने शायद सुना नहीं हो। थ्रस्ट बेयरिंग क्या होता है, वो ऐसे लगते हैं जैसे बेयरिंग का एक हिस्सा हमने इसके अंदर लगा दिया और दूसरा हिस्सा ऊपर से लगा दिया, फिर हमने उसे टाइट कर दिया। थ्रस्ट बेयरिंग मतलब ये ठीक है, ये सर्कुलर तो घूम रहा है, गोल गोल तो घूम रहा है, लेकिन एक लोड पड़ता है इसके ऊपर आके, उस लोड को कम करने के लिए, वो फ्रिक्शन कम करने के लिए दोनों में थ्रस्ट बेयरिंग लगे रहते हैं। इधर नट रहते हैं लगे हुए, वो नट खोल के थ्रस्ट बेयरिंग में ग्रीसिंग या उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ हमारा बचे ना इसमें। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन आज का हमारा जानकारी मेरे ख्याल से कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों आपके लिए कुछ और अच्छा इंटरेस्टेड। मेरी कोशिश होती है कि आपको आसान तरीक़ों से, आसान से आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, इसीलिए मैंने ये चार्ट बनवाया है। अब ये हमारी क्लास में जाके वर्कशॉप में लग जाएगा, ताकि और बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।